इसी को हमारी मॉडर्न लैंग्वेज में ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन कहते हैं। यही तो आज हमारे समाज की भी सोच है, समाज में भी पनप रहा है। न्यूज़पेपर से लेकर के मीडिया हाउसेस तक, होर्डिंग से लेकर के एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया एड्स तक, हर ओर क्या दिखता है? किसकी नुमाइश लगी है? एक नारी की नुमाइश लगी है। उसकी देह का प्रदर्शन है। कैसा भी प्रोडक्ट क्यों ना हो, चाहे सीमेंट की एड हो या टायर की एड हो, हर जगह हमें फीमेल मॉडल्स देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में वासना वृत्ति बढ़ रही है और ये नहुष सोच के बढ़ते ही उसका नतीजा क्या है? समाज की जो नारियां हैं वो शोषित हो रही है। ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन एक ऐसा षड्यंत्र है जो हमारे आज के समाज में विस्तृत हो रहा है, जिस षड्यंत्र को पोषित कर रहे हैं बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस। जाने अनजाने में वो नारी की उस देह का प्रदर्शन कर समाज को भ्रमित कर रहे हैं, समाज की वासना वृत्ति को पोषित कर रहे हैं। और इसी ऑब्जेक्टिफिकेशन का एक गहरा प्रभाव हुआ है नारी जाति पर। कहा जाता है कि अगर किसी असत्य को आप बार बार बोलें, ऊंचे स्वर में बोले, तो फिर वो असत्य भी सत्य प्रतीत होने लगता है। और नारियों को भी जब बार बार उनका यह स्वरूप दिखाया गया, इस ऑब्जेक्टिफिकेशन ने उनको एक धीरे धीरे कर एक ऐसा स्वर सुनाया जिसे उन्होंने अपना अस्तित्व ही मान लिया है। जानते हैं, कॉस्मेटिक्स के एक ब्रांड डव, आपने नाम सुना होगा, उसने एक ग्लोबल सेल्फ एस्टीम प्रोजेक्ट पूरे विश्व में चलाया हुआ है। और उस सेल्फ एस्टीम प्रोजेक्ट के जो नतीजे हैं, जब उन नतीजों को देखा गया तो एक बहुत गहन समस्या नारियों के ऊपर होता हुआ एक गहन प्रभाव देखा गया। उस सर्वे का रिजल्ट ये हुआ, उन्होंने पाया कि विश्व भर में 11% महिलाएं ही केवल ऐसी हैं जो अपने आप से, अपनी सेल्फ एस्टीम से, अपनी सेल्फ इमेज से संतुष्ट हैं। वो अपने आप को सुंदर मानती हैं और अपने स्वरूप से संतुष्ट है। इसका अर्थ क्या है कि 89% औरतें जो फाइनेंशियली एम्पावर्ड हैं, जिसमें फाइनेंशियली एम्पावर्ड महिलाएं आती हैं, जिसमें एजुकेशनली एम्पावर्ड महिलाएं आती हैं, जिसमें सी सूट में बैठी हुई महिलाएं आती हैं, 89% औरतें जिनमें ये सारे स्किल्स हैं, सभी प्रतिभाएं हैं, इसके बावजूद भी वो अपनी सेल्फ इमेज से, वो अपनी देह से संतुष्ट नहीं है। वो जिस प्रकार दिखती हैं उससे संतुष्ट नहीं है। 10 में से 6 महिलाएं ऐसी हैं जो कहीं बाहर नहीं जाती अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ, क्योंकि उन्हें अपनी बॉडी पर कॉन्फिडेंस नहीं है। जापान जैसे उन्नत देश में 6 वर्ष की बच्चियां, उनको लड़कियां कहना तो सही नहीं है, 6 वर्ष की बच्चियां, वो छोटी बच्चियां, उनमें 1/3 बच्चियां ऐसी हैं जो लो बॉडी कॉन्फिडेंस रखती हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में जो नारियां हैं, उनकी सबसे 3 बड़ी समस्याओं में सबसे पहली समस्या ये है, चिंता का कारण उनका ये है कि वो कैसी दिखती हैं। ये प्रभाव हुआ है इस ऑब्जेक्टिफिकेशन का, ये नहुष प्रवृत्ति जो हमारे समाज में पनप रही है, उसका ऐसा गहरा प्रभाव हुआ है हमारी नारियों पर। वो एजुकेशनली एम्पावर्ड हैं, उनके भीतर प्रतिभाएं हैं, वो सब कुछ कर सकती हैं, परंतु उसके बावजूद वो अपने आप से असंतुष्ट है, वो लो सेल्फ एस्टीम रखती हैं। और जानते हैं, नारी की इसी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए जो एम्पावरमेंट के डायलॉग्स हैं, जो हमारे समाज में चलते हैं, उन एम्पावरमेंट के डायलॉग्स को भी जब इस ऑब्जेक्टिफिकेशन की लेंस से देखा जाता है हमारे समाज में, तो एक तरफ तो हम कहते हैं कि बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, एजुकेशनल एम्पावरमेंट इंपॉर्टेंट है, निस्संदेह इंपॉर्टेंट है, परंतु आप समझते हैं कि जो समाज नारी को एक वस्तु के रूप में देखता है, वो नारी जो स्वयं जिसने ये धारणा बना ली है कि अच्छा दिखना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब उसके समक्ष ये एजुकेशनल एम्पावरमेंट रखी जाती है और वो इस ऑब्जेक्टिफिकेशन के लेंस से इसे देखते हैं, तो क्या इसका अर्थ बनता है? ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट पुरुष प्रधान समाज ने दिया। पुरुष प्रधान समाज ने एक कॉन्सेप्ट दिया ब्यूटी विद ब्रेन्स का,
इसको माना जाने लगा समाज में कि एक महिला जो सुंदर है और साथ में रैशनल और लॉजिकल भी है, शी इज अ बिगर टर्न ऑन। अब जैसे ही नारी ने इस बात को पकड़ा तो उसकी लिस्ट ऑफ अट्रैक्टिवनेस में एक और क्राइटेरिया जुड़ गया। उसने सोचा कि अट्रैक्टिव दिखने के लिए अब एजुकेशनली एम्पावर्ड होना चाहिए, अब लिस्ट में डिग्रीज भी होनी चाहिए, ये भी आ गया। और समाज में जो समाज की सोच थी उसमें कैसे परिवर्तन आया। समाज में जब शादी के लिए लड़की देखने जाते हैं तो चाहे जो ससुराल वाले हैं वो कहते हैं हम अपनी बहू से नौकरी नहीं करवाएंगे, लेकिन हमें एक पढ़ी लिखी बहू चाहिए। शादी के बाद उससे कोई काम नहीं करवाएंगे, बाहर की नौकरी नहीं करवाएंगे, लेकिन पढ़ी लिखी बहू इसलिए चाहिए क्योंकि अब पढ़ा लिखा होना भी स्टेटस सिंबल है। हमारे बेटे को एक ऐसी बहू मिले जिसको वो प्रेजेंट कर सके सोसाइटी में। नारी की एजुकेशन को भी इस ऑब्जेक्टिफिकेशन की लेंस से जब समाज ने देखा तो उसको क्या कर दिया। और फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, उसमें भी अगर हम देखें, सी सूट में आज महिलाएं बैठी हैं, सीईओज हैं बड़ी बड़ी कंपनीज की, वहां तक पहुंच गई। लेकिन वहां पर पहुंची हुई नारियां जब कोई डिसीजन लेती है तो वहां के जो पुरुष हैं, उस सेक्टर में काम करने वाले पुरुष जो है, उनकी डिसीजंस के ऊपर प्रतिक्रिया देते हैं, उनकी डिसीजंस के ऊपर डाउट किया जाता है, उस पर विरोधी स्वर उठते हैं। लेकिन वहीं जब वही डिसीजन कोई मेल ले तो उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। और जब बार बार नारियों के साथ ऐसा होता है तो आज उनकी सोच क्या बन गई है, उनके ऊपर क्या प्रभाव हुआ है। Though they are financially empowered, though they are so intelligent, और हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने एक सेकेंडरी रिसर्च की जिसके माध्यम से उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया, सेकेंडरी पेपर्स ने प्रमाणित किया रिसर्चेस के माध्यम से कि नारी की जो ब्रेन है वो बहुत सक्षम है। जब एक स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है तो एक नारी जो है वो बेटर डिसीजन मेकर है। एक पुरुष एक्सट्रीम डिसीजंस लेता है, लेकिन स्ट्रेसफुल कंडीशंस में एक नारी बैलेंस डिसीजन लेती है क्योंकि उसकी ब्रेन की कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। लेकिन जब नारियों से उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स के बारे में पूछा गया तो उन्हें अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट है। एक ऐसे समाज में जहां समाज तो हमें निकृष्ट समझता ही है, उसने तो हमें अपने घर का पायदान माना ही है, वहां की नारियां भी अपने आप को अगर ऐसे मानेगी तो फिर नारी की स्थिति कैसे सुधरेगी? नहीं सुधर सकती।